जी हाँ गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी आंसर की आउट हो चुकी है फॉर सीयूईटी पीजी 2025। तो यहां पर हमारे पास है एक जनरल एलएलबी का एक क्वेश्चन पेपर, जिसके माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे सवाल जो थे जो आपके ठीक होने चाहिए, या कौन कौन से सवाल आपने जो है आप कर सकते हो उसको जो बिल्कुल ठीक है। यहां पर मैं आपको सोल्यूशन लेकर आया हूं। जैसे कि पहला सवाल है पुश, ये क्वेश्चन नंबर 20 था और 20 का जो आंसर है वो है 2 सेकेंड। 20 का जो आंसर है वो है 2। यहां पर -2 की जो है वो सीरीज चल रही थी, तो बहुत ही आसान था, बहुत ज्यादा यहां पर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती इस सवाल में। अगला जो सवाल है वो है कुछ इस प्रकार का सवाल। यहां पर अगर ए बी से 50%, क्वेश्चन नंबर 27 है ये, अगर ए बी से 50% ज्यादा है, बी सी से 25% कम है, तो ए और सी का आपने अनुपात बताना था। ए को मैंने मान लिया 1.5 बी को मान लिया मैंने 0.75 सी, तो सी की वैल्यू कितनी, बी अपॉन 0.75। और जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे आंसर आएगा 9/8। तो 9:8 जो था वो इस सवाल का सही जवाब था, राइट। 9:8 जो था जो इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब था। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये एक सवाल था गाइज आपके सामने, यहां पर ट्राइंगल्स कितने थे, 1 2 3 4, और 1 2 3 4 के बाद जो है यहां पर आपको इस तरीके का सवाल जो था यहां पर देना था, है ना। तो 1 + 2 + 3 + 4 = 10 जो था इस सवाल का जवाब था, सवाल का 33A पार्ट, राइट। जो जो बिल्कुल कंफर्म सवाल है वो मैंने यहां पर रखने की कोशिश की। चलिए अगला वाला सवाल कहता है व्हाट इज द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिविजिबल बाय 7 12 5 लीव्स 1 रिमाइंडर इन ईच केस, राइट। अब यहां पर क्या कहते हैं वो, एलसीएम ऑफ 7 12 एंड 15 जब आप ले लेंगे, लीस्ट नंबर यानी कि आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका निकालना है, 7 12 और 15 का। 7 12 और 15 का एलसीएम आएगा 420। 420 ये वो नंबर है गाइस जो कि 7 12 और 15 को पूरा पूरा डिवाइड करता है। 7 12 और 15 को पूरा पूरा डिवाइड करता है। आपको चाहिए कि वो एक रिमाइंडर छोड़े, तो आप इसमें +1 कर दीजिए, 421 जो है आपका आंसर यहां पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं थी, चीजें जो थी बहुत ज्यादा आसान थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां पर देखेंगे, ये शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा लेकिन मैं बता देता हूं। ए कंप्लीट करता है 7/10 वर्क इन 15 दिन, एंड देन ही कंप्लीट्स द रिमेनिंग विद द हेल्प ऑफ बी इन 5 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क? ओके, तो 7/10 काम 15 दिन में, ए की वैल्यू आ गई 7/50। अच्छा जी, अब बचा हुआ काम कितना, 3/10। तो 3/10 तो 5 दिन में 3/10 इंटू 5 3/50। 50/3 योर आंसर इज 16 2/3 इसका आंसर था। ये किया नहीं है बच्चे ने, आंसर था इसका 16 2/3, 50/3 इसका आंसर था। जिसने किया है वो एक बार ध्यान से देख ले कि कैसे ये सवाल का आंसर होना चाहिए। अब कैसे होना है दैट डजंट मैटर, बट राइट आंसर इज 16 2/3। इस बात का आप ध्यान रखना। फिर भी कोई सवाल रह जाए या आपको लगे कि आपको नहीं पता है उसका आंसर, तो प्लीज बताइएगा। $5 है ना, $5 3 @ 1 है। तो यहां पर 5 + 3 - का 1 = 7। 6 + 2 - 2 = 6, और सिमिलरली 1 + 2 - 3 = 0। मैथ्स और रीजनिंग के जितने सवाल यहां से निकल सकते थे, जितने सवालों का प्रिंट बिल्कुल ठीक था, हमने वो सवाल यहां पर करने की, बनाने की कोशिश आपके सामने की है। फिर भी कोई सवाल अगर आपका रह जाए तो आप मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा। अच्छा जी, अगला सवाल एक कहता है व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 15th of August 2006। मैंने इसके बारे में कंप्लीट एक डिटेल दी थी, मैंने आपको समझाया भी था कि कैसे निकालते हैं डे। सबसे पहले आप डेट लिखते हैं, है ना, फिर आप मंथ का कोड लिखते हैं, आप वीडियोस जाकर देख लीजिएगा। ईयर के लास्ट के 2 डिजिट आप लिखते हैं, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हम वहां पर करते हैं। तो जब हमने सारी चीजें की और हमने आंसर निकाला, तो इसका आंसर 15 अगस्त 2006 वॉज ट्यूसडे। आंसर इज सेकंड किया बच्चे ने, आंसर था इसका ट्यूसडे गाइस। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां पर अगली लाइन ये कहती है एट व्हाट टाइम टू द नियरेस्ट सेकंड इमीडिएटली आफ्टर, सुबह शाम के 4 बजे के बाद, डू द हैंड्स ऑफ द क्लॉक कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक जो है वो कितने बजे ऐसा हो जाएगा, राइट। सो कितने बजे ऐसा हो जाएगा, तो आपने फॉर्मूला लगाना है 30h - 11/2 मिनट्स। फॉर्मूला इज 30h - 11/2 मिनट्स, 30 × 4 - 11/2 मिनट्स। सो 120, ये सॉल्व किया 240/11, और इसका आंसर आएगा 42149। 42149, आंसर इज 3 पार्ट, आंसर इज 3। तो जिन्होंने भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उनको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, एक और सवाल यहां पर, इन हाउ मेनी वेज, जी एक यहां पर भी था 15 25 और 35x। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां पर आपका जो है
100 प्लस दिस, यहां पर आ जाएगा आपका 525 आ जाएगा, 525 प्लस 100। जब आप इसको पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 15/225 इज इक्वल टू 35/x। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे x की वैल्यू आई थिंक 220, x की वैल्यू आई थिंक 525 आएगी। सो 525 प्लस 100 दैट इज 625 और आंसर आखिरी में आ जाएगा आपका 25। इसका आंसर था गाइस फोर्थ, बिल्कुल करेक्ट। इन हाउ मेनी वेज 10 men डिवाइड 2 ग्रुप्स ऑफ 4 men एंड 6 women। अब 10 आदमी है, 4 और 6 का ग्रुप जो है आपने बांटना है। यहां पर कैसे बांटेंगे, 10c4 या 10c6, 10 फैक्टोरियल 6 इंटू 4 फैक्टोरियल, सॉल्व करेंगे 210 इसका आंसर था। जितनों ने भी नहीं किया है या किया है चेक कर लीजिएगा, आंसर इज 210। ओके, तो ये इस सवाल का सही जवाब था। अच्छा जी, अगला सवाल एक और है। द लेंथ द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 14 एंड इट्स कर्व सर्फेस एरिया इज 264। वॉल्यूम बताना है। सर ये आपने वैल्यू पुट कर दी है ना, और वॉल्यूम ऑफ कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू है 264, पाई आर एस 264/2। जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे 396 जो है इसका आंसर निकल कर आएगा। 396 इज द राइट आंसर का। इस ध्यान रखिएगा इस सवाल का, काफी इंपॉर्टेंट सवाल था ये। अच्छा जी, अगला सवाल है। सर यहां पर ये कह रहा है कि ना, इफ द डिजिट्स ऑफ नंबर 7584621139, ओके 7584621139 ये नंबर था। जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो कौन से नंबर ने अपनी पोजीशन नहीं बदली है ना। तो यानी कि जब आपने असेंडिंग ऑर्डर में मैंने लगाया, इसको 4 ने अपनी पोजीशन नहीं बदली है और 9 ने अपनी पोजीशन नहीं बदली है। दो ऐसे क्वेश्चन, दो ऐसे नंबर थे जो कि अपनी पोजीशन नहीं बदले। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट है आपका 844612 844612। तो यहां पर जब हम देखते हैं तो 8 के बाद 4, यहां पर मल्टीप्लाई बाय 0.5 या 1/2, 4 1 जा 4, 4 इंटू 1.5, 6 इंटू 2, 2 इंटू 12.5, आंसर इज 30। जी हाँ गाइस, ये कुछ सवाल थे जो कि हमें मिले, जो कि हमने सॉल्व करने की कोशिश की। फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप मेरे साथ जरूर साझा करना। एक और सवाल था, शॉर्टकट की न्यू ब्लैंक। अच्छा चलो, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी के हिसाब से आपको लगाना था सर्च, सीवेज, सिक्योर या सेटल, और यहां पर जो इसका राइट आंसर था वो था फर्स्ट, ACDB। ACDB was the correct answer of this, right? So यहां पर हमने मैथ्स और रीजनिंग के जितने भी सवाल बन रहे थे है ना, फिर भी अगर कुछ रह गए हो तो हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हम इसी तरीके से आगे भी आपके साथ आते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया बेहतरीन आपके सामने लाते रहेंगे गाइस, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, विल बी मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट सेशंस। तब तक के लिए आगे का सेशन जरूर देखिएगा और बाकी सारी चीजें आपको पता चलने वाली हैं। मैंने कोशिश की है, अब हम जो है निमसेट की सीरीज लगा रहे हैं और यहां पर भी हमने आपके सामने CUET PG 2025 के जितने भी सवाल थे उसको करने की कोशिश की। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। Hello everyone. Now we will be moving ahead with the discussion for the general knowledge part of COQP 11 examination जो आपका अभी एग्जाम कंडक्ट हुआ। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि जनरल नॉलेज के हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 17 एज पर दिस पेपर। बट आपको पता है कि जब भी आप ऐसे कोई भी क्वेश्चंस को देखते हैं, चेक करते हैं, तो आपको क्वेश्चन आईडी मैच करनी है एंड आंसर आईडी, नॉट द क्वेश्चन नंबर्स विच आर मेंशन्ड ओवर देयर, राइट। सो इन दिस पेपर विच आई गॉट, क्वेश्चन नंबर 17 आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। द क्वेश्चन स्टेट्स दैट निम्नलिखित में से महाभारत के लेखक कौन हैं? महाभारत के लेखक कौन है? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर 3, महर्षि वेद व्यास महाभारत के लेखक हैं। महर्षि वेद व्यास को हम महाभारत के लेखक के रूप में जानते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था। जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम देकर के आए उन्होंने इस क्वेश्चन को आधा अधूरा याद करके बताया कि मैम एग्जाइल में भगवान राम कौन सी नदी के किनारे रुके थे, ऐसा सवाल था। बट द एग्जैक्ट क्वेश्चन वाज, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर डिड लॉर्ड राम स्पेंड हिज फर्स्ट नाइट while going on exile। जब वो वनवास के लिए निकले तो पहली जो उनकी वनवास की रात थी वो उन्होंने कौन से नदी के किनारे व्यतीत की। ठीक है जी, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें रामचरितमानस के अनुसार और वाल्मीकि रामायण के अनुसार करेक्ट आंसर इज तमसा नदी। तमसा नदी के किनारे उन्होंने, अयोध्या से वो निकले, तमसा नदी के किनारे उन्होंने अपनी जो पहली वनवास की रात थी उसे स्पेंड किया, राइट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 21 हियर। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के मानव तस्करी और जबरन मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला जो आपका मौलिक अधिकार है वो किसका उल्लंघन, कौन सा मौलिक अधिकार उसका उल्लंघन करता है? राइट, आई गेस इट इज नाउ क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे बात हो रही है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की और बेगर लेबर जो है, फोर्स लेबर, उन पे एक रोक लगाने की, जो कि आपका आर्टिकल 23 और 24 में मेंशन्ड है। दैट इज शोषण के विरोध में अधिकार, यानी कि आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। फंडामेंटल राइट से एक सवाल लगभग आता ही आता है। मैंने आपसे कहा था पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपको इंपॉर्टेंटली कवर करना ही करना होता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका सवाल जहां पे पूछा गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका यानी कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से पास होता है। ये क्वेश्चन हमने हमारे यूट्यूब के ज्योग्राफी के सेशन में किया है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से राज्यों से पास होता है? यहाँ पे सही जवाब है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर 3। और वैसे मैं आपको बता देती हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास होता है। स्टार्टिंग विद गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा, एंड देन वी हैव त्रिपुरा के बाद मिजोरम, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ये स्टेट से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ऐसे ही आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के लिए भी पढ़ लेंगे अपने अगले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन में सूर्य पृथ्वी के L1 बिंदु के चारों ओर चक्कर लगाता है? आदित्य L1 की बात हो रही है, ये बहुत न्यूज में रहा। आदित्य L1, जहां भी L1 आया तो बेसिकली इट इज आदित्य L1, जो कि भारत का पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है। फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी ऑफ इंडिया, दिस इज फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी ऑफ इंडिया, आदित्य L1। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव ओके, दिस इज फ्रॉम कंप्यूटर साइंसेज। रैम के बारे में पूछा गया है, 4th जनरेशन कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है, देन DI का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आसान है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? पता है हमें, बेंगलुरु में है इसरो का हेडक्वार्टर। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर्स कहाँ है? बेंगलुरु। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स? इसमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है? देखिए, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वो जो आप और मैं डायरेक्टली अपनी सैलरी से पे करते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, जैसे कि कॉर्पोरेशन टैक्स कंपनीज पे करती हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट अ डायरेक्ट टैक्स, जब हम बात कर रहे हैं कि इसमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कस्टम्स ड्यूटी। इनडायरेक्ट टैक्स है कस्टम्स ड्यूटी। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो डायरेक्टली हम ना पे करके अपने गुड्स एंड सर्विसेज के परचेज के समय पे करते हैं, एंड कस्टम्स ड्यूटी इज सच टैक्स। कस्टम्स ड्यूटी इज सच टैक्स। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हियर। कस्टम्स ड्यूटी आपका वैसा ही एक टैक्स है। नेक्स्ट वी हैव अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 इन द सेम लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? स्टूडेंट्स, गांधी का रोल इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत ज्यादा था, बट गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा नहीं बनते हैं। ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा सवाल है जहां पे पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 42 है सीधे, क्वेश्चन नंबर 42 है सीधे, जहां पे आपसे पूछा गया है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्चुअली द मिशन जिसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन मोहनदास करमचंद गांधी ने शुरू किया। तो भारत छोड़ो इज क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त को 1942 में। अंग्रेजों भारत छोड़ो, या फिर इसका नारा था डू और डाई, करो या मरो। इससे पहले क्या हमें देखने को मिला? गोलमेज सम्मेलन 1932 की बात है, ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946 की बात है। सॉल्ट सत्याग्रह 1930 की बात है। क्रिप्स मिशन
क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, और वो जो क्रिप्स मिशन है उसने भारतीयों की डिमांड को पूरा नहीं किया था। उसके बाद गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट किया। देयरफॉर द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर 2. द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर 2. अनदर क्वेश्चन वी हैव, आपसे पूछा गया है यहां पर कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से बहुत सारे हमारे फीचर्स हमने अभी के भारतीय संविधान के प्रीएम्बल में लिए हैं। किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिससे हमने बहुत सारे फीचर अभी के हमारे प्रीएम्बल में भी लिए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने किसको प्रभावित किया, सो दैट विल बी प्रीएम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर आप इसे प्रस्तावना कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ये आप एग्जाम देके आए थे, आपने बताया था, तब भी हमने डिस्कस किया था। निपुण भारत मिशन कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? शिक्षा मंत्रालय से एसोसिएटेड है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है, शिक्षा मंत्रालय से एसोसिएटेड है निपुण भारत स्कीम। अनदर वी हैव क्वेश्चन नंबर 51, जहां पे पूछा जा रहा है आपसे, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर है जो शिल्पकला हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस था? दैट इज चहुंदड़ो। चहुंदड़ो, और ये जो चहुंदड़ो है, चहुंदड़ो में बीड मेकिंग स्पेसिफिकली होती थी। शिल्पकला या हैंडीक्राफ्ट में भी अगर हम देखें तो बीड मेकिंग, बीड का काम, बीड का जो बनाने का निर्माण का काम था वो मेनली होता था चहुंदड़ो में। तो सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कल्पसूत्र किस धार्मिक ग्रंथ से संबंधित है? जैन परंपरा, जैनिज्म से एसोसिएटेड है कल्पसूत्र। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट, आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है आपसे, कल्पसूत्र याद रखना जैनिज्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 59, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO आपका कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? नाम से ही मालूम हो रहा है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आता होगा NSSO। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 फॉर दिस क्वेश्चन। NSSO आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आता है। देन वी हैव कंप्यूटर से क्वेश्चन है, PDF का फुल फॉर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। UIDF का फुल फॉर्म क्या है, जो इंडियन यूनियन बजट 2023-24 में मेंशन था। तो 23-24 में मेंशन था और उसके बाद काफी ज्यादा चर्चा में भी रहा। UIDF का फुल फॉर्म है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 3 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला एथलीट रही? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि पैरा ओलंपिक्स इस बार हर एग्जाम में चर्चा में थे। ठीक है, अवनी लेखरा जी रही, एंड शी वाज आल्सो ऑन द सेट्स ऑफ KBC में भी आई थी, बहुत सारे रियलिटी शोज में भी आई थी। अगर आप रियलिटी शोज भी देखते हो तो भी आपने पढ़ा होगा इनके बारे में। ठीक है, अच्छा जी, अब मुझे ये बता दीजिए कि कौन सी इंडियन विमेन है जिन्होंने पहली बार पैरा ओलंपिक में मेडल जीता था? इफ यू नो यू नो, प्लीज रिप्लाई मी इन द कमेंट बॉक्स। नहीं पता तो देख के मुझे जरूर बताइएगा। पहली विमेन टू गेट मेडल इन पैरा ओलंपिक्स, 2016 में उन्हें मेडल मिला था। नेक्स्ट वी हैव, निम्नलिखित में से किस भारतीय पैरा शटलर ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पुरुष एकल मेन सिंगल SL3 कैटेगरी में गोल्ड जीता? दैट इज नितेश कुमार। ऑप्शन नंबर 4, नितेश कुमार जी ने गोल्ड जीता था। आगे, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक कौन थे 1 जनवरी 2025 को? संजय मल्होत्रा जी थे। उनसे पहले थे शक्तिकांत दास। संजय मल्होत्रा थे 1 जनवरी 2025 को। तो मेजर अपॉइंटमेंट्स भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 69, 51st चीफ जस्टिस कौन है सुप्रीम कोर्ट के? स्टूडेंट्स, 51st चीफ जस्टिस हैं हमारे जस्टिस संजीव खन्ना, लेकिन इनका जो कार्यकाल है वो भी 13 मई को, अभी आने वाली 13 मई को खत्म होने वाला है। और इन्होंने रिकमेंड किया है नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज को कि वो 52nd चीफ जस्टिस बनेंगे, जिनका नाम है जस्टिस गवई, जिनका नाम है जस्टिस गवई। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं इनका भी नाम फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। एंड विद दिस जनरल नॉलेज का जो आपका सेक्शन है दैट इज कवर्ड इन दिस पेपर।
एंड आपका कितना स्कोर बन रहा है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, एज वी हैव ऑलरेडी आस्क्ड यू ऑल टू शेयर योर स्कोर्स विद अस so that we can give you an estimate about how many questions you are getting correct and your friends are getting correct. Thank you so much. Hello everyone, very warm welcome. We are going to discuss today question paper analysis of COQP 11. My name is Puneet Kaur. I am faculty for computer science. So I will be helping you out to check the questions of COQP 11 computer part. चलिए, let's start. So ये आपका क्वेश्चन पेपर था which I've received. So let's move through the computer section specifically and उसका आंसर हम लोग एक एक करके चेक कर लेते हैं. So the questions are mixed. तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके चेक करना पड़ रहा है कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो कंप्यूटर वाले पोर्शन में से पूछे गए हैं एंड उसके रिस्पेक्टिव क्या आंसर हो सकता है. I think you all must have seen the question paper. You all must have cross-checked the official answer की आप लोगों ने देख ली होगी. एंड अगर बाई चांस किसी ने नहीं देखी है सो प्लीज टू चेक, बिकॉज वहीं से आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है पता लगेगी कि आपने क्या आंसर दिया था, करेक्ट आंसर क्या है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर जानना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड टू फाइंड आउट कि कहाँ पर आपसे गलती हो गई, है ना. चलिए, ओके, सो हम पहुंच गए हैं. यस, एक दो फंक्शन क्वेश्चंस ये डायरेक्टली 24 एंड 25. सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम. रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. सो इसका आंसर जो है 1 होना चाहिए. यस, आंसर शुड बी 1 फॉर दिस. And one more question from MS Excel. Len function in MS Excel belong to which category? This belongs to text category. This is Excel text function होता है ये, which is used for specifically to count the number of characters in the given text. So ये text होगा. इसका जरा ऑफिशियल आंसर की से भी हम लोग क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं. क्वेश्चन आईडी आप लोगों के सामने ये लिखी है, तो आपको ऐसे आंसर चेक करना है. 5493 is the question ID of this. So 5493, correct answer for this question is code 1764. 1764 absolutely right. फोर्थ ऑप्शन ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से भी बिल्कुल ठीक है. एंड इसके साथ 5496 का करेक्ट आंसर है 1774, which I have defined here, random access memory. So ये रहा random access memory. सेकेंड पार्ट है 1774, ऑप्शन ID 2, random access memory. ठीक है जी. सो एक तो दो क्वेश्चंस जो हैं वो ये पूछे थे कंप्यूटर वाले पोर्शन के. देन इसके बाद है क्वेश्चन 5495. सो 5495 इज 1769. yes, IBM 4341 is the example of fourth generation. राइट, फोर्थ जनरेशन. बाकी यूनिवैक, एनिएक, IBM 7030 ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन है. ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो फर्स्ट है. इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन हमारे नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास MS वर्ड के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज यूज्ड इन MS वर्ड फॉर क्लोजिंग अ फाइल. अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन. मैं राइट टू राइट आपके सामने ऑफिशियल आंसर की से भी क्वेश्चंस को वेरीफाई करके आपको बता रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे. तो हमारे पास जो MS वर्ड में शॉर्टकट होता है टू क्लोज अ फाइल इज W. कंट्रोल प्लस W इज अ डायरेक्ट शॉर्टकट. राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी 1758. लेट्स चेक हियर. 5492 एब्सोल्युटली 1758 बिल्कुल करेक्ट है. कंट्रोल W अगर आप करो तो वो शॉर्टकट है फाइल को क्लोज करने का. ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट देखें भाई कंप्यूटर वाले पोर्शन में से क्या पूछा था. सो अगेन जैसा मैंने पहले बोला बच्चे, मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल अप यहाँ पे करना पड़ेगा. यस, टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर इज इन MS वर्ड विच की शुड बी प्रेजेंट. कौन सी की से हम ग्रामर एंड स्पेलिंग को चेक करते हैं. सो दिस इज क्वेश्चन 5491 एंड आंसर होना चाहिए इसका आंसर होना चाहिए F7.
या स्पेलिंग एंड ग्रामर डायरेक्टली अगर हमें चेक करनी हो तो हम F7 से चेक करेंगे। ये बच्चे ने अनआंसर्ड करा है, कोई बात नहीं। 1756 होना चाहिए। लेट मी सी हियर, 5491 एब्सोल्युटली 1756 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ये बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन। बिल्कुल सीधे सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हैं कंप्यूटर वाले पोर्शन में से, मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं लगा। ओके, 1 zettabyte इज इक्वल टू व्हाट? क्वेश्चन 5489। सो 5489, वन मोर थिंग लेट मी टेल यू कि भाई यहां पर ये जो मैंने पूरा एक सेशन लिया था इसके ऊपर विच वाज रिलेटेड टू स्टोरी ऑफ बिट एंड बाइट। सो अगर आपने अटेंड करा है तो ओके, नहीं अटेंड करा तो आगे के लिए आप जान लीजिए कि बिट एंड बाइट के जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो जरूर आपको पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। एज ऑलवेज वो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दिस इज एक्साबाइट, 1024 एक्साबाइट, ठीक है। टेराबाइट के बाद आता है पीटाबाइट, ठीक है जी। ओके, सो पीटाबाइट, फिर उसके बाद जेटाबाइट, एक्साबाइट, ओके, एक्साबाइट, जेटाबाइट, हाँ जेटाबाइट सबसे लास्ट में, फिर उससे पहले एक्सा और उससे पहले पेटा। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो 1748 होना चाहिए, ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज हार्ट ऑफ कंप्यूटर? डेफिनेटली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। 5497, क्वेश्चन 5497 का आंसर होना चाहिए 1777। यस, बिल्कुल करेक्ट है। यस, CPU इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एंड इसका भी यस, ये करेक्ट है, ये हो गया। इसके बाद हमारा कंप्यूटर वाला पोर्शन, यस, फुल फॉर्म ऑफ TCP। TCP इज अ प्रोटोकॉल एट कंप्यूटर नेटवर्क्स which is transmission control protocol, so it should be 1, transmission control protocol। question ID 5488। आई होप आप लोगों के पास ये सारा डेटा होगा। ऑफिशियल आंसर की क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बिल्कुल करेक्ट है। ऑफिशियल आंसर भी मैं साथ साथ चेक कर रही हूँ टू मेक श्योर कि भाई हम सही डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। सो ये हमारा करेक्ट आंसर था। इसके बाद क्वेश्चन कौन सा आया है कंप्यूटर वाले पोर्शन में से? 50 क्वेश्चंस तक अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 9 और 10 क्वेश्चंस होने चाहिए। 9 और 10 क्वेश्चंस। बहुत सारा मैथ्स वाला पोर्शन है, रीजनिंग वाला पार्ट भी है, सिंपल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हमारे पेपर में आगे चलें, देखें कहाँ पे है क्वेश्चन। ये रहा। ओके, PDF stands for portable document format। PDF is portable document format। 5490, इसका आंसर 3 होना चाहिए। देखें जरा, 5490 राइट आंसर। 1751 एब्सोल्युटली करेक्ट है, थर्ड होना चाहिए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। ये कंप्यूटर वाला क्वेश्चन था। इसके बाद हमारे पास डू वी हैव मोर क्वेश्चन? आई थिंक नहीं है और कोई क्वेश्चन। यस, ओके, ऑल राइट। सो शॉर्टकट टू ओपन न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट MS वर्ड के अंदर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट कैसे ओपन होता है? क्वेश्चन नंबर 5494। सो यस, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑब्वियसली कंट्रोल N। ऑफिशियल आंसर की आंसर 5494 इज 1766, बिल्कुल करेक्ट है। ये रहा, कंट्रोल N इज द राइट आंसर टू ओपन द न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। ये भी बिल्कुल ठीक है। आई थिंक डन है हमारे पास। अब ये रिपीटेड होंगे आगे क्वेश्चंस जो हैं, है ना। ये 1 क्वेश्चन से अब यस, चलिए। ओके, सो दिस वाज अबाउट द कंप्यूटर सेक्शन, द पोर्शन ऑफ कंप्यूटर। जो क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं तो उसका आंसर मैंने यहाँ पे बताया। ऑफिशियल आंसर की से भी मैंने इसको क्रॉस वेरीफाई कर लिया है, तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देयर इज नो डाउट इन कंप्यूटर सेक्शन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर डूइंग फाइन। आज के इस सेशन के अंदर हम CUET PG जो जनरल LLB का पेपर है उसके आंसर की को डिस्कस करने वाले हैं। हम आज
इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि जो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के आए, व्हाट वर द टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस एंड व्हाट इज द आंसर की। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होगी तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। हम रूल्स भी एक बार देखने वाले हैं, ग्रामर रूल्स क्या क्या यहाँ पर यूज हो रहे हैं और वोकैबुलरी किस लेवल की आई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर अडू। यहाँ पर इफ यू पीपल लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, इट इज fill in the blank with the appropriate word from the options given below. He as well as his friends dash denied entry to the stadium. Now यहाँ पर you people can clearly see कि यहाँ पर as well as आ रहा है। जब आपके पास as well as आता है तो subject verb agreement किस पे डिपेंड करता है, subject 1 पे, जो मेरा मेन subject होता है। ये singular है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा was, right? और आंसर की में भी आपका आंसर was ही है, तो it is correct. Okay, moving ahead. Now let's have a look at the another question. अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइंड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ओके, चाणक्य ऑल्सो नोन एज कौटिल्य द स्ट्रैटेजिस्ट लिव्ड फॉर द रीन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। अब भाई फॉर द रीन होना चाहिए या फिर यहाँ पर ड्यूरिंग, वो उसके समय पर थे, राइट? तो यहां पर आना चाहिए मेरे पास ड्यूरिंग, राइट? और आंसर की के अकॉर्डिंग भी आपका ऑप्शन 3 ही सही है, सो इट इज करेक्ट। ओके, मूविंग अहेड, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द थर्ड क्वेश्चन। ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, पॉजेसिव केस। ओके, अब यहां पर चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। पोजेशन केस का इस्तेमाल हो रहा है यहां पर। अब देखिए, आपकी मदर एक ही है, राइट? सो सिंगुलर होना चाहिए। माई मदर्स ऑफिशियल कार इज पार्क्ड एल्सवेयर, तो यहां पर मेरा ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट। आप अगर अपने यहां पर देखेंगे, मदर्स यहां पर एस के बाद है, वो प्लूरल सेंस तो यूज ही नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, एवरीवेयर, भाई एवरीवेयर क्या हर जगह पर पार्क्ड है क्या? कितनी गाड़ियों की बात कर रहे हैं? एलिमिनेटेड, राइट? तो बेटा यहां पर करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरा ऑप्शन 1 और आंसर की के अकॉर्डिंग भी यही है, सो इट इज करेक्ट। ओके, नाउ मूविंग अहेड, let's have a look at our fourth question. अब यहां पर rearrange the following sentences into a logical and meaningful paragraph. सबसे पहला आपके पास given है, एक famous Japanese rock garden is at this place, Japan. Next, जो rocks है वो various sizes की हैं और arrange की गई हैं on small white pebbles in 5 groups. Next, the garden is 30 meters long from east to west and 10 meters from north to south. Next, इसमें किस किस तरह की रॉक्स है वो, और इसके बाद कोई ट्रीज नहीं है यहाँ पर। ओके, अब देखिए यहाँ पर अरेंजमेंट वाली बात तो हमें तब पता चलेगी ना जब हमें टोटल में ये पता चल जाए कि है कितना क्या, राइट? तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट आनी चाहिए मेरे पास ए स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट मेरे पास क्या आ जाएगी कि अब उस पार्क की जो डायमेंशंस है वो क्या है, तो यहाँ पर ए के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए सी, और इसके हिसाब से मेरा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, राइट? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, और आपकी आंसर की में भी ऑप्शन 1 ही है। अब अगर मैं बाकी ऑप्शंस की बात करूं बेटा, तो यहां पर दो मेजर एरर्स देखने को मिले हैं। देखो, हम जब भी ये बोलते हैं कि मैंने आज कुछ चीजें खरीदी, अब वो कुछ चीजें क्या है, मैंने 4 चॉकलेट, 2 कुरकुरे के पैकेट और मैंने 1 लेस खरीदा, ठीक है? या फिर तो मैं ऐसे बोलूंगी मैंने आज 4 चॉकलेट, 1 कुरकुरे का पैकेट, 2 लेस खरीदे, या फिर मैं ऐसे बोलूंगी आज मैंने कुछ सामान खरीदा और वो सामान ये था। तो जब भी हम लोग ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीजों को अरेंज करते हैं तो पहले हम ब्रॉड चीजों के बारे में बताते हैं, फिर उसको नैरो डाउन करते हुए जाते हैं, राइट? इसको बोलते हैं डिटेल ओरिएंटेड होना, जो मैंने आपको S1 S6 कराते टाइम भी बताया था। ओके, सो यहां पर करेक्ट आंसर होना चाहिए ए, और आंसर की के अकॉर्डिंग भी ए ही आंसर है, विच इज करेक्ट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड, लेट्स हैव अ लुक। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, द गिवन सेंटेंस इज स्प्लिट इनटू सेगमेंट्स एंड वन ऑफ द सेगमेंट्स मे हैव एन एरर। अब हमें बताना है एरर कहाँ है। द डिक्लाइनिंग बर्थ रेट इन डेवलप्ड, यहां पर कोई एरर नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट, is being interpreted as an response. Do you guys see an over here? I have told you people कि a और an में क्या फर्क है। ये वॉवल साउंड में लगता है खाली, राइट? और ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड में लगता है। यहाँ पर रिस्पॉन्स तो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर एन कैसे लग गया? यहाँ पर अ होना चाहिए था,
तो यहां पर बेटा जो मेरा ऑप्शन हो जाएगा वो है बी ऑप्शन, तो यहां पर आई विल गो विद ऑप्शन नंबर 2. नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, सम ऑफ यू गॉट कंफ्यूज्ड इन द ऑप्शंस ओनली, राइट. आपको लगा यहां कुछ और ऑप्शंस हैं, यहां कुछ और है, तो थोड़ा सा केयरफुली होकर करना था. यू हैव टू बी माइंडफुल व्हाइल सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस. ओके, मूविंग अहेड. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन आवर 6th क्वेश्चन. यहां पर है चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू इंप्रूव the following sentence by replacing the underlined part. How do Saira appeal to the examiners? अब एक चीज देखिए, यहां पर आपके पास जो सायरा है, राइट, वो क्या है, वो यहां पर हो जाता है सिंगुलर. अगर सिंगुलर है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डज यूज करेंगे. हम उसके लिए डू यूज नहीं करेंगे, राइट. दैट इज वाई हाउ डज. Okay, I hope this is clear to everyone. It makes sense to you guys, right? Simple present tense has to be used over here. Okay, moving ahead. Now let's have a look on our 7th question. Okay, choose the most appropriate sentence from the options given below to logically complete the following paragraph. ओके, पहला देखो, the highest ideals of the age today are humanism and scientific spirit. There has been an apparent conflict between the two, but the great upheaval of thought today with its questioning of all values is removing the old boundaries between the external world of science and internal world of introspection. तो यहाँ पर they are talking about humanism and scientific approach. Okay, देखो, man, that is humanism, and nature are distinct entities. Next, साइंटिफिक स्पिरिट स्टिल स्टैंड्स इन ऑपोजिशन टू ह्यूमनिज्म. अब यहां पर बोल रहे हैं डिस्टिंक्ट है, यहां पर जो सेकंड वाला है ये स्टेटमेंट बोल रहा है ऑपोजिशन में है. नेक्स्ट, देयर इज ग्रोइंग सिंथेसिस बिटवीन दीज रिजल्टिंग इन अ काइंड ऑफ साइंटिफिक ह्यूमनिज्म. यस, एग्जैक्टली. तो यहां पर आपकी सही स्टेटमेंट होनी चाहिए थर्ड स्टेटमेंट, जो क्लियरली ये बताती है कि अब यहां पर बाउंड्रीज रिमूव हो रही हैं और ये दोनों इकट्ठे मिलकर साइंटिफिक ह्यूमनिज्म को रिजल्ट करती हैं, राइट. सो यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था थर्ड ऑप्शन. आई होप दिस इज करेक्ट एंड अंडरस्टूड एवरीवन, राइट. आंसर की में भी ऑप्शन यही है. मूविंग अहेड. नेक्स्ट देखो, चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो फॉर द फॉलोइंग एक्सपैंडेड फॉर्म. द फीलिंग और आइडियाज दैट आर सजेस्टेड बाय अ वर्ड. इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉनोटेशन, कि भाई इस शब्द का कॉनोटेशन क्या है, इस सेंटेंस का कॉनोटेशन क्या है, राइट. तो यहां पर मेरा सही आंसर होना चाहिए कॉनोटेशन, ऑप्शन 1. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू गाइज, राइट. अब देखो, अगर आपको ना कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है, कुछ नहीं समझ में आता है, मेक श्योर यू पीपल आस्क इट देयर ओनली, ठीक है. अगर आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछोगे और फिर ऐसे ही समझ के ऐसे ही आगे बढ़ते रहोगे, तब इट वोंट बी गुड, राइट. Okay, moving ahead. Next question देखो, choose the appropriate option from the following which best expresses the meaning of the given word nepotism. Nepotism समझते हैं, जब हम अपने selected लोगों के बारे में सोचें, उनको फेवर करें, right? So clearly यहाँ पर word दिख रहा है आप लोगों को favoritism. तो यहाँ पर मेरा जो सही ऑप्शन है वो होना चाहिए ऑप्शन 1. I hope this is clear to everyone. ये सबको समझ में आ गया है. Okay, guys, moving ahead. Now let's have a look. 10th, which of the following sets are antonyms? Next, honor, reverence, ये तो भाई similar हो गए synonyms. Glory, renown, again. Fabricate, construct, तीनों के तीनों यहाँ पर आप लोगों के पास क्या है, synonyms है. Antonyms क्या हो जाएगा, 4th, eradicate करना, plant कर देना. Okay, so I am going to go ahead with option 4 here, and that is the answer in the key also. Moving ahead. नेक्स्ट देखो, माई अंकल. अब यहां पर आपको ना कंप्लीट करना है सेंटेंस को बाय चूजिंग द करेक्ट इडियम. अब पता है यहां पर ना यू पीपल विल सी दैट देयर हैज बीन अ चेंज इन द पैटर्न. पहले ये लोग डायरेक्टली बोलते थे इस इडियम का मतलब क्या है. अब आपको सेंटेंस से रिलेट करना है, कॉन्टेक्चुअली सॉल्व करने की कोशिश करनी है, राइट. सो वाइल एंड इफ यू पीपल रिमेंबर, जब हम लोग वोकैबुलरी कर रहे थे, आई टोल्ड यू पीपल कि जब आप लोग वोकैबुलरी करें, मेक श्योर यू पीपल अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट. मेक श्योर यू आर नॉट डाइवोर्सिंग इट फ्रॉम द ऑप्शन दैट यू आर फिलिंग इन. ओके, सो ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है. ओके, यहाँ देखो, माई अंकल इज नोन फॉर टेलिंग लॉन्ग वाइंडिंग स्टोरीज. Everyone in the family is aware that what he says must be dash. Okay, अब भाई जो वो बोलता है वो कैसा है ये बताना है. Worth your salt, a piece of cake taken with a pinch of salt, full of beans. अब सबको पता है अंकल जब लॉन्ग और वाइंडिंग स्टोरीज बताते हैं तो उनकी स्टोरीज को कैसे लेंगे सभी के सभी,
टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ओके, सो यहां पर करेक्ट ऑप्शन मेरा होने वाला है 11th, राइट। मूविंग अहेड, एक बार आंसर की में मैं चेक कर लेती हूँ कि इसकी आंसर की में जो ऑप्शन है वो 11th में क्या है। एज फार आई नो आंसर की भी यही आंसर देती है, राइट। यस, आंसर की में भी ऑप्शन 3rd ही करेक्ट है, सो दैट इज करेक्ट। मूविंग अहेड, अब हम लोग जल्दी से 12th पर आते हैं। यहां पर देखिए भाई, मैंने आप लोगों को बताया था ये रूल सबसे इंपॉर्टेंट रूल है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और वो यहां पर आ भी गया है। देखो, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू लंडन नेक्स्ट वीक, ये मैंने इतनी बार आप लोगों को बोला था, राइट। रिपीट हो रहा है, रेपिटेटिव है। देखो, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपके पास क्या हो गया है, नॉट एबल टू राइट, one of, each of, every of, ठीक है, either of, neither of, ये तीनों भी, ठीक है। तो जब आपके पास ये आए, इसके बाद हमेशा क्या आना चाहिए, बताया था ये मैंने आपको, वन ऑफ, ठीक है, फ्रेंड्स प्लूरल है, लेकिन यहाँ तो आर है, आर की जगह इज होना चाहिए था। तो कौन सा ऑप्शन गलत है, बी। तो यहाँ पर आई विल गो अहेड विद ऑप्शन बी, राइट। बहुत इजी है, ये क्लास में भी डिस्कस किया है काफी बार। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब improve the following sentence by replacing the underlined word with the appropriate word from the options given below. Since her health was deteriorating rapidly, the doctor directed her to a specialist. भाई डायरेक्ट किया जाता है या रेफर किया जाता है, रेफर, राइट। सो आई एम गोइंग टू चूज हेयर ऑप्शन ए, राइट। यहाँ पर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। 14th, देखो अब भाई यहाँ पर चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। अब यहाँ पर जो पार्ट अंडरलाइंड है वो है फ्रंट पार्ट। अब हमें इसको रिप्लेस करना है। पहले है विसाज या वाइसेज, दोनों ठीक है प्रोनाउंसिएशन। अब ये क्या होता है भाई, ये बोलते हैं फेस फीचर्स के लिए। ओके, नेक्स्ट देखो फसाड, फसाड मतलब फ्रंट पार्ट, तो इसका करेक्ट आंसर तो यही होना चाहिए। थ्रेशोल्ड क्या होता है, दैट यू नो पॉइंट जहां से आप घुसते हैं, राइट। अब अगला है मोट। मोट पता है आपको, जैसे जब बड़े बड़े किले होते थे उनके बाहर वो 5-5 फुट लंबी गहरी नालियां बनवा देते थे ताकि लोग अंदर ना आ सके, दैट इज मोट, राइट। आई होप ये क्लियर है सबको। फ्रंट पार्ट का क्या हो जाएगा, फसाड। ये तो बहुत ईजी है। और एज फार पीपल यू रिमेंबर कि हमने एक वोकैबुलरी सीरीज की थी, राइट, उसके अंदर ये वर्ड था फसाड। ओके, मूविंग अहेड, अगला देखो, चूज द एप्रोप्रिएट इडियम। अब भाई अंडरलाइंड है इज अनसाउंड, तो यहां पर देखो क्या होगा, विल नॉट होल्ड वाटर, यस। तो यहां पर मेरा करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन 1। आई होप ये क्लियर है सबको, राइट। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द अदर वन। अब आपके पास दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो बच्चा पार्टी ये था हमारे पास जो हमारा इंग्लिश सेक्शन है उसके क्वेश्चंस, राइट। इफ यू पीपल लुक एट द क्वेश्चंस क्लोजली, कुछ भी बहुत ट्रिकी नहीं आया है। बेसिक ग्रामर रूल्स आए हैं, बेसिक वोकैबुलरी आए हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स जो आपकी क्लासेस में कवर हो चुकी है। ए एंड वाला कॉन्सेप्ट क्लास में हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला कंसेप्ट हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एज वेल एज भी क्लासेस में हो चुका है कवर। वोकैबुलरी के जितने वर्ड्स आए हैं मेजरली सभी के सभी कवर्ड थे। इडियम्स बहुत इजी आए हैं। रीअरेंजमेंट S1 S6 जो आपको क्लास में कराया गया था कि कैसे ब्रॉड से नैरो पे जाना है, उसी कंसेप्ट से आपसे पूछा गया है, राइट। और आरसी नहीं आया है आपकी बात डायरेक्टली, बट यस आपको एक पैसेज दे दिया है और आपको बताया गया है 3-4 लाइंस के बाद क्या सबसे एप्रोप्रिएट और रेलिवेंट सेंटेंस है। तो आई होप ये सबको समझ में आया है। ओके, आपका जो ये एग्जाम है इसके अंदर 15 क्वेश्चंस हैं, और अगर मैं बोलूँ 15 में से जिन स्टूडेंट्स ने वाईटी पर क्लासेस बहुत ध्यान से लगाई हैं, एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ी है जो मैंने कवर कराया है, उसके 14 to 15 मार्क्स ऐसे आ जाएंगे इजीली, बिकॉज सारा का सब कुछ रिपीटेटिव था, कुछ भी एकदम नया कंसेप्ट नहीं आया है दैट यू विल बी स्टुपेफाइड कि ये क्या पूछ लिया गया है यहाँ पर। ओके, जो भी पूछा गया है इजी पीजी, जो ऑलरेडी कराया गया है वही आया है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग,
आंसर की से हम लोगों ने मैच भी कर लिया है एंड एज फार आई कैन सी देर आर नो डिस्क्रिपेंसीज, ठीक है। जो मुझे लगता है ऑप्शन सही है लॉजिकली, ठीक है, वही यहाँ पर आंसर की में भी गिवन है। तो आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू चैलेंज एनी आंसर राइट और एनी क्वेश्चन mentioned here. Another very important thing, now you people have seen the PYQs, right? All those students who are looking forward to appearing for this examination in the next year, you have seen the PYQs, you know it's not very tough, right? But there are some जिनको अभी solve करते टाइम लग रहा होगा अरे 2 ही 3 क्वेश्चन हो पाए हैं, शायद मैं इतना अच्छा नहीं कर पाई हूँ। तो अभी आपको एक बार एनालिसिस करना है, आपको ये देखना है वोकैबुलरी के कितने आए हैं, आरसी के कितने आए हैं, रीअरेंजमेंट के कितने हैं, इसके अलावा ग्रामर के क्वेश्चंस कितने हैं, और फिर आप एक बार अपने आप को एनालाइज करिए और देखिए आप कहाँ स्टैंड करते हैं, और फिर उसके बाद आप अपनी क्लासेस अटेंड करनी शुरू कर दीजिए। वी पीपल हैव कम अप विद अमेजिंग बैचेस, स्मर्थ के नाम से आप वो सभी एनरोल कर सकते हैं और डेली बेसिस पर क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन दैट यू पीपल हैव पर्टेनिंग टू द क्वेश्चंस दैट आई हैव कवर्ड इन दिस सेशन, प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, हम लोग वो जरूर डिस्कस करेंगे, राइट। आई होप ये सभी क्वेश्चंस, जो रूल्स यहाँ पर यूज हुए हैं, सब कुछ क्लियर है। अगर कोई डाउट है, पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, द टीम इज गोइंग टू गेट बैक टू यू फॉर श्योर। Thank you very much for watching this. Bye bye my dear students. Take care.